आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दौर कब खत्म होगा, इसका फैसला उन्होंने खुद 10 माह पहले कर लिया, लेकिन कैसे खत्म होगा इसका फैसला भी जनरल राहील को करना है। 308 दिनों में दहशतगर्दी और कलदम तंजीमों का खात्मा जनरल राहील की मीरास का तयन करेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन मंजूर काका के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया। नैब एक्शन में आ गया, रेड वारंट लेने की तैयारियां शुरू कर दी। पीआईए की मुमकिन निजकारी के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज, दफातर को कल से ताले लगाने का ऐलान, मुतालबात 2 फरवरी तक तस्लीम न होने की सूरत में फिजाई ऑपरेशन रोकने की भी धमकी। मिस्र में तब्दीली आकर भी ना आ सकी। मिस्र एक आमिर से दूसरे आमिर की गोद में चला गया। तहरीर स्क्वायर पर एहतजाज को 5 साल हो गए, मगर 5 साल बाद भी अवाम के ख्वाब अधूरे ही रहे। और लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए बढ़ते दबाव पर वफाकी वजीर दाखिला ने अनोखा हल तलाश कर लिया। बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में कि वजारत दाखिला इस मसले को कैसे हल करने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज की बड़ी खबर जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है, लेकिन उससे पहले कुछ मुतज़ाद इतलात आई हैं और वो हैं मुल्ला फजलुल्लाह के हवाले से। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर मुल्ला फजलुल्लाह के मरने की मुतज़ाद इतलात हैं, मारे जाने की, ड्रोन हमले में मारे जाने की अफगानिस्तान में मुतज़ाद इतलात हैं। गल्फ न्यूज़ की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है। क्या हकीकत है, क्या मामला है, क्योंकि अभी भी किसी भी हुकूमत की तरफ से इस बात को डिक्लेयर नहीं किया गया। हमारे साथ सलीम साफी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलीम साफी साहब, बहुत शुक्रिया। सलीम साफी साहब, इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? शाहजेब, मैंने तो जो मुख्तलिफ अतराफ में इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, तो इस खबर की मुझे कोई खास बुनियाद नजर नहीं आती। अफगान हुकूमत का कोई भी एहलकार ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। पाकिस्तानी साइड पे भी यही सूरत हाल है और जो लोग खुसूसन इंटेलिजेंस के हलकों में भी जो लोग उनको डील करते हैं, तो उनकी इतला या जो आखिरी रिपोर्ट्स थी वो फजलुल्लाह के निंगरहार में नहीं बल्कि नूरिस्तान में मौजूदगी के बारे में थी। और फिर आज या कल के दिन में इस खबर में ये दावा किया गया है कि निंगरहार में ड्रोन हमले में मारे गए हैं। तो ड्रोन का कोई हमला निंगरहार सूबे में नहीं हुआ है और मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई पेशरफ्त होती तो अमेरिकन ने सबसे पहले पाकिस्तान को ही इन्फॉर्म करना होता। और अभी तक ISPR की तरफ से इस हवाले से खामोशी भी इस बात का सबूत है कि शायद ये खबर भी माजी के इस तरह की खबरों की तरह एक महज अफवाह ही है। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि उनका कोई भी जराया इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा और इस अखबार में पहले भी ये बात रिपोर्ट हो चुकी है। और सलीम साफी साहब कह रहे हैं अभी तक की इंफॉर्मेशन से ये लगता है कि माजी की तरह ये खबर दुरुस्त नहीं है, जैसा कि माजी में भी इस किस्म की अफवाहें उड़ाई जाती रही हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसी खबर की जो वैसे खबर ना होती, मगर खबर इसलिए है कि 10 माह पहले अनाउंस कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया गया जो उनके हवाले से और उनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से बार बार उड़ाई जाती रही। बार बार कहा जाता रहा कि आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तौसी मिल सकती है। आर्मी चीफ की जानिब से अपनी रिटायरमेंट से 308 दिन पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया कि वो 308 दिन बाद जब उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होगी तो वो इस मुद्दत में तौसी नहीं लेंगे। मुख्तलिफ हलकों बशमूल मीडिया की जानिब से मखसूस वजूहात, जाती मुफादात, सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाने के लिए और सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए और जमहूरी हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात का तासुर देने के लिए बार बार ये कहा जाता रहा कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो जाएगी, होनी चाहिए। लेकिन जनरल राहील शरीफ की जानिब से तकरीबन 10 माह पहले ही ये बयान जारी कर दिया गया है, जिसके बाद इन अफवाहों ने दम तोड़ दिया और वो तमाम तज्जिए
वो तमाम अफवाहें गलत साबित हुई जिनमें बार बार आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात की जा रही थी। ये अहम और गैर रिवायती खबर आज पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे की तरफ से जारी की गई और आज DGI-SPR की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें साफ लफ्जों में बताया गया कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें बेबुनियाद हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के मुताबिक आर्मी एक अजीम इदारा है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि मैं मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर यकीन नहीं रखता और मुकर्ररा वक्त में मुलाजमत से रिटायर हो जाऊंगा। आर्मी चीफ का मजीद कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोशिशें जारी रहेंगी और पाकिस्तान का कौमी मुफाद सबसे मुकद्दम है, इसका हर हाल में दिफा किया जाएगा। सब पहले ये बातें की जा रही थी कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे, अगर लेना चाहेंगे तो हुकूमत देगी या नहीं देगी। फौज और हुकूमत के आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं या बुरे हैं, और अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी क्या वजह बनी कि ये खबर 10 दिन पहले आर्मी चीफ ने खुद अनाउंस की। आर्मी चीफ की जानिब से ये एक अच्छा फैसला है और ये पैगाम है लोगों के लिए जो अफवाहें फैलाते हैं या राय आमा पर मनफी तरीके से असरअंदाज होते हैं और सबसे बढ़कर आर्मी चीफ की पोजीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं नाजुक हालात में, जिसमें मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। जनरल राहिल शरीफ के आज के फैसले के बाद बतौर इदारा और मजबूत होगा और मुनज़्ज़म होगा। सियासी हलकों की जानिब से इस फैसले को पजीराई मिली है, लेकिन कुछ एतराज़ात भी सामने आए हैं। हुकूमत के अहम रहनुमा और साबिक जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने इस फैसले पर अपनी राय देते हुए कहा कि यह फैसला जिसकी वजह से हुआ और जिस तनकीद की वजह से हुआ और ये फैसले की टाइमिंग के हवाले से वो क्या कह रहे थे। मीडिया में जो डिस्कशन चला, जो बातचीत अखबारों में आता रहा, ये चैनल्स में चलता रहा, इनकी वजह से वो मजबूर होकर उसको ये बयान देना पड़ा। मेरे ख्याल में जहाँ तक उसके इस बयान का ताल्लुक है तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उस पर कमी नहीं है, लेकिन टाइमिंग टोटली गलत है। इस डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी। इस स्टेज के ऊपर इस किस्म का बयान उसकी ये आ जाना कि वो जाने वाले हैं, कार्रवाई करने वाले हैं, ये उन लोगों को हिम्मत देता है जिनके खिलाफ वो बरसरे पैकार है कि ये जाने वाले हैं। देखा कि क्या कह रहे थे टाइमिंग के हवाले से, वो क्या कह रहे थे, जहाँ जनरल राहिल शरीफ की तारीफ भी कर रहे थे वहाँ उन हलकों पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे जो मीडिया में हैं। इसके अलावा दूसरे हलके जो बार बार इस तासुर ये देते रहे और इसको मुतनाज़ा बनाते रहे। यहाँ ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है कि उन्होंने इस फैसले का ऐलान इतनी जल्दी क्यों किया। इसकी दो वजूहात सामने आती हैं। पहली वजह अफवाहों का खात्मा। जनरल राहिल शरीफ इन अफवाहों का खात्मा चाहते थे जो उनके नाम निहाद खैर ख्वाहों ने पैदा की थी। बतौर प्रोफेशनल सोल्जर जनरल राहिल जानते थे कि इन अफवाहों का गर्दिश में रहना खुद उनके और पाक फौज के हक में नहीं। जनरल राहिल अपने गैर सियासी किरदार की मिसाल कायम करते रहे हैं और आज एक दफ़ा फिर कायम की है, और इस मिसाल के कायम रहने के लिए इस वक्त अफवाहों का दम तोड़ना जरूरी था, क्योंकि अगले 10 महीनों के लिए इन अफवाहों का खात्मा जरूरी था। दूसरी वजह दहशतगर्दी के खिलाफ यकसुई। जनरल राहिल शरीफ 2016 को दहशतगर्दी के खात्मे का साल करार दे चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जिस फैसला कुन जंग का फैसला जनरल राहिल के दौर में हुआ, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए यह जरूरी था कि एक ऐसा माहौल मयस जिसमें यकसुई के साथ इस अहम मिशन को पूरा किया जा सके। जनरल राहिल के इस फैसले से साबित हो रहा है कि उन्होंने अपने लिए चैलेंजेस का भी इंतखाब खुद किया है। ना सिर्फ ये फैसला किया कि 10 माह बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, वो तौसी पर यकीन नहीं रखते, उसी के साथ साथ अपने लिए कुछ चैलेंजेस का भी इंतखाब किया है। तौसी के नाम पर यह इख्तियार किसी दूसरे को नहीं दिया। अगले 308 दिनों में उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन दहशतगर्द ग्रुपों और कलदन तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज करना होगा जो मुआशरे में मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं, खासतौर पर उन ग्रोहों के खिलाफ जिनको माजी में असासा करार दिया जाता रहा है। जनरल राहिल शरीफ के बतौर आर्मी चीफ पिछले 787 दिनों में सिविल और मिलिट्री क़यादत में हम आहंगी नजर आई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब कोई गुड और बैड तालिबान के हवाले से उस तरह तनकीद नहीं होती जिस तरीके से पाकिस्तान पर होती रही। तहम तमाम अहम उमूर पर सिविल और मिलिट्री क़यादत की जानिब से अहम फैसले भी मुत्तफ़िका किए गए, लेकिन फिर भी चंद हल्के ये खबरें देते रहे कि सिविल और मिलिट्री क़यादत में तनाज़ात हैं और ये एक सफ़े पर नहीं है। लेकिन इस वक्त जनरल राहिल शरीफ की जानिब से आज का बयान बहुत अहम है और इसके असरात जो है वो भी पाकिस्तान पर इंतहाई अहम होंगे। और जैसा कि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, अगले 308 दिनों में जनरल राहिल शरीफ को ये साबित करना है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वाकईतन ये साल दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में आखिरी साल है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक 14 आर्मी चीफ तैनात हो चुके हैं और जनरल राहिल शरीफ 15वें आर्मी चीफ हैं। इन 15 आर्मी चीफ में 5 आर्मी चीफ ऐसे गुजरे हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गई या वो खुद को तौसी देते रहे और तनकीद समेटते रहे।
इनमें अयूब खान जिन्होंने बतौर आर्मी चीफ 7 साल गुजारे, याया खान जिन्हें 5 साल जिनके पास ये ओहदा रहा, ज़ियाउल हक ने 11 साल से जायद और परवेज मुशर्रफ ने 9 साल से जायद, जबकि अशफाक परवेज कियानी ने 6 साल बतौर आर्मी चीफ गुजारे। ये 5 जर्नैल पाकिस्तानी तारीख में मुतनाज़ा भी रहे हैं। इनमें अशफाक परवेज कियानी भी शामिल हैं। जहां जनरल राहील शरीफ ने अपनी रिटायरमेंट तारीख का ऐलान किया है, वहां इनसे पहले के जनरल अशफाक परवेज कियानी ने बतौर आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसील ली और पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से जनरल अशफाक परवेज कियानी को बतौर आर्मी चीफ तौसील दी गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने 5 साल दौर इक़्तिदार में एक भी आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकी। यानी राहील शरीफ जब आए, जब अशफाक परवेज कियानी आए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले आ गए थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नया आर्मी चीफ तैनात नहीं किया, उन्हें तौसीह दी और जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त भी आर्मी चीफ थे। और तौसीह की जो मामला था वो उस वक्त इसलिए भी मुतनाज़ा बना कि गिलानी हुकूमत ने जनरल कियानी को मुद्दत में पूरी एक टर्म यानी 3 साल की तौसीह दी, जबकि साबिक DGISI जनरल शुजा पाशा को भी 1 साल की तौसीह दी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को तौसीह की पेशकश की, लेकिन जनरल काकड़ ने, जैसा कि मिसाल दी जाती है, कि तौसीह लेने से मुआदरत कर ली। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत जहां एक भी आर्मी चीफ तैनात ना कर सकी, ना पिछली हुकूमत के बारे में ना ही 90 की दिहाई में का मामला आता है, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत दूसरा आर्मी चीफ भी तैनात करेंगे और पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से 129 दिन पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का ऐलान किया गया। तो वो मुतनाज़ इसलिए बना कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अचानक रात को मीडिया पर आए और उन्होंने जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का ऐलान 3 मिनट में 3 साल की तौसीह का ऐलान किया। और मुसलसल ये बात मुतनाज़ा रही कि इतनी अचानक रात के इस पहर आके 3 मिनट की तकरीर करके 3 साल की तौसीह देने की जरूरत क्यों पेश आई। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मैंने वज़ीर आज़म की हैसियत से जनरल कियानी को मौजूदा पॉलिसी में नरमी इख्तियार करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मशावरत के बाद 29 नवंबर 2010 से 3 साल की मुद्दत की तौसीह देने का फैसला किया है। और यहाँ से वो मामला शुरू हुए जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बने खुद जनरल अशफाक परवेज कियानी के करियर पर। वो जर्नैल थे जिन्हें बगैर मार्शल लॉ लगाए मुद्दत मुलाजमत में तौसीह मिली। वाहिद जर्नैल थे। रोज़नामा डॉन ने 23 जुलाई 2010 को लिखा कि नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद जनरल कियानी ने फैसला कुन किरदार अदा किया और किसी भी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं की, जिसके बाद उनकी तारीफ भी हुई। लेकिन अब देखना होगा कि जनरल कियानी तौसीह के बाद अपना ये इमेज कायम रखते हैं या नहीं। लेकिन जनरल कियानी की मुद्दत में तौसीह के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ और 2011 ने आर्मी और सिविल हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात का सामना किया। उस 2011 के साल में इख्तलाफात की खबरें सामने आई। जनवरी 2011 में रेमंड डेविस का मामला सामने आया, जिसकी वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी सामने आई। रेमंड डेविस के मामले के बाद मई 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के मामले ने भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी पैदा की। इस कशीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहना पड़ा कि उसामा बिन लादेन किस वीज़े पर पाकिस्तान में रह रहा था, क्योंकि इख्तलाफात इतने हो गए थे कि जनरल कियानी के एक्सटेंशन के बाद कि गिलानी साहब फट पड़े और क्या कह रहे थे, जरा सुनो। उसामा बिन लादेन इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था, उस पे मैंने ये कमीशन बना दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि वीज़े कैसे आए थे, तो हम तो पूछना चाहते हैं कि वो किस वीज़े पे आया था, हाउ ही एंटर्ड पाकिस्तान, दैट वाज द कॉज। एक्सटेंशन से पहले के 3 साल जिसमें तारीफ हो रही थी और एक्सटेंशन के बाद के 3 साल जिसमें यह हो रहा था, यही नहीं हुआ। मई 2011 में मेमो स्कैंडल का आगाज हुआ, जिसके बाद अक्टूबर 2011 में मंसूर एजाज की जानिब से फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें मेमो स्कैंडल की तफसीलात बयान की गई। 18 दिसंबर 2011 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब से सूमोटो लिया गया, जिसके बाद 21 दिसंबर को साबिक आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फिया बयान जमा करवाया, जिसमें कहा गया कि मेमो एक हकीकत है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ ने अपने एक बयान में यह भी कहा था कि मेमो आर्मी का मोराल कम करने की एक कोशिश है। इस तरह के कई मामलात हुए पीपल्स पार्टी के दौर में जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत आमने सामने आते रहे और ऐसी खबरें आती रहीं और जनरल कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के बाद ये सारा का सारा मामला होता रहा। इस कशीदगी में इजाफा हुआ। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ उस वक्त के वफाकी वजीर इत्तलात कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के दौर के। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ आपके दौर में एक भी आर्मी चीफ आप तैनात नहीं कर सके, कियानी साहब पहले थे, कियानी साहब ही रहे, आपने तौसीह दी।
3 साल की दी, 3 मिनट में दी, अचानक तकरीर करके दी। और एक तरफ यह मामला है कि 10 महीने पहले खुद कह दिया राहिल शरीफ साहब ने कि मुझे तौसी नहीं चाहिए। दोनों आर्मी चीफ्स की शख्सियात का फर्क है, दोनों हुकूमतों का फर्क है, या दोनों हुकूमतों के हालात का फर्क है? कायरा साहब, तीनों चीजें मेरे ख्याल इकट्ठी करनी पड़ेंगी। पहली बात तो शायद ये है कि हमारे दौर में जब ये फैसला किया गया तो ये एक उस वक्त के हालात के कभी पेश खैमा था, उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप की भी ये ख्वाहिश थी, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस बात पे कन्विंस किया गया, लेकिन ये फैसला मकबूल फैसला नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा फैसला नहीं बना, ये जनरल कियानी के लिए भी अच्छा फैसला उनके पर्सनल इशू के लिए नहीं बना, और आर्मी के लिए परसेप्शन के हवाले से भी ठीक नहीं बना। जनरल कियानी जब तक एक्सटेंशन नहीं हुई थी उनका इमेज बहुत बेहतर था, इस फैसले से उनका इमेज खराब हुआ, गवर्नमेंट को भी इसका इमेज प्रॉब्लम आया। उस फैसले के असरात क्या हुए, प्रैक्टिकली अच्छा फैसला यानी ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ, ये अलग बात है, लेकिन मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। ये जनरल राहिल शरीफ के बारे में हमारा, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हमारी जमात के काफी सारे जो इरशाद साहब, शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब, हमारा तो मौक़िफ़ पहले दिन से ये था कि ये एक्सटेंशन जनरल राहिल शरीफ को लेनी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को देनी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये उनके इमेज को खराब करेगी। जनरल राहिल ने बड़ा अच्छा कमांड की है, बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चले हैं, उन्होंने अपना इमेज बिल्ड किया है, उन्होंने आर्मी के इदारे का इमेज बेहतर किया है, तो अगर वो एक्सटेंशन की तरफ जाते तो उससे उनका इमेज खराब होता। और इस फैसले ने, कुछ होते हैं ना शाहजेब, आपको पता है हमारे यहाँ स्टोरी टेलर्स बड़े हैं जो अपने स्पेकुलेशंस बेचते हैं, जिनकी कारोबार या जिनकी सियासत इसी बात पे खड़ी है, वो मफरूजों पे और साजिशों पे, तो कम से कम उनको तो उनके तो सारे स्पेकुलेटिव जो स्टोरीज है वो बंद हुई। अब कोई और वो नया धंधा ढूंढेंगे, लेकिन ये रास्ता तो बंद हुआ, और ये एक सराहा गया फैसला है बाय लार्ज सारी कौम ने। साहब, जैसा कि ज़रदारी साहब की तरफ से भी सराहा गया, और आपने कहा कि जो किराया सराइयां करते हैं उनका जो कारोबार इसी तरीके से चलता है, उनका कारोबार बंद हुआ, कोई नया कारोबार ढूंढे, मगर आप उस वक्त बड़ा करीब थे अपनी लीडरशिप के, आज भी हैं। ये मामला अगर आप बताना चाहें, आज अवाम के साथ शेयर करना चाहें, वो 3 मिनट की तकरीर अचानक रात में जिसने 3 साल की तौसी दी कियानी साहब को, ये मामला हुआ क्या था, किस वजह से वजीर आजम मजबूर हुए थे उस वक्त? मैं इतना ही आपको शेयर कर सकता हूं कि ये फैसला किसी एक तरफ का फैसला नहीं था। नेचुरली वजीर आजम ने फैसला करना था, उस वक्त सदर, क्योंकि हमारी जमात के पार्टी के सरबराह भी थे, लिहाजा उनकी बिशावरत और उनका फैसला, उनकी राय भी इसमें शामिल थी, और फौजी क़यादत की तरफ से भी इस बात का तकाजा था, इस बात की जरूरत का इजहार किया जा रहा था, और जंग भी बाकायदा, और उसमें इंटरनेशनल हालात भी कुछ ऐसे थे, आलमी ताकतों का भी कुछ इशारे किनारे उनके भी थे। अच्छा, मतलब तीनों फैक्टर्स उसमें भी आ गए। आप कह रहे हैं कि आर्मी क़यादत ने भी ख्वाहिश का इजहार किया गया, आप भी राजी हो गए, और आलमी ताकतों के भी इशारे किनारे थे कि जनरल कियानी को एक्सटेंशन दें। इशारे किनारे से मुराद ये है कि अमेरिकन उस वक्त समझ रहे थे कि जी ये जंग इस वक्त जो जारी है वार ऑन टेरर के, उसके अलावा और नहीं, वार ऑन टेरर के अंदर तो ये एक बेहतर फैसला होगा अगर एक्सटेंशन होती है, तो इस तरह की। मतलब इतना इन्फ्लुएंस था उस वक्त अमेरिका का? इन्फ्लुएंस की बात नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं था, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त एक जनरल थीम ये, उस वक्त जनरल ख्याल ये था कि ये एक अच्छा फैसला होगा, लीडरशिप कंटिन्यू करेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद थे, उस वक्त के हालात के हवाले अपनी राय दे रहे थे, जो उन्होंने विटनेस किया। सीनियर वजीर थे, लीडरशिप के भी करीब थे कि तीनों तरफ से मामला था, मगर खुद फौजी क़यादत की तरफ से यानी कि जनरल कियानी की तरफ से भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया, अमेरिका की तरफ से भी एक इशारे किनारे में ये बात की गई थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा मंजूर काका का। आपने बहुत बार उनका नाम सुना होगा, हमारे प्रोग्राम में भी बार बार डिस्कस हुआ है, कहाँ करोड़ों का इल्ज़ाम है, अरबों रुपए का इल्ज़ाम है, नैब की तरफ से इल्ज़ाम है। अब खबर आई है मंजूर काका के हवाले से, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। में बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। नैब को आखिरकार होश आ ही गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के करीबी साथी समझे जाने वाले मंजूर काका के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। यह सवाल बार बार गर्दिश करता रहा कि मंजूर काका है कहां? अरबों रुपए की करप्शन करके मंजूर काका भाग कहां गया? मंजूर काका को पाकिस्तान लाया जाएगा या नहीं? अब नैब ने अरबों रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर कब्जों के मुल्जिम मंजूर काका के रेड वारंट के लिए चेयरमैन नैब से इजाजत मांग ली है। हमारे जराये में बताते हैं कि मंजूर काका 8 बरस तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डीजी रहा और अब इसे पाकिस्तान वापस लाने के लिए इंतजामात का और इजाजत की ली जा रही है। मंजूर काका पर इल्जामात हैं कि इसके दौर में करप्शन का बाजार गर्म रहा।
मंजूर काका एक प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए लाखों रुपए रिश्वत लेता, जमीनों पर कब्जे, गैर कानूनी बिल्डिंग्स की मंजूरी, नक्शों में तब्दीली, ब्लैकमेलिंग करके जमीन के नर्क तब्दील करता रहा। और नैब जराये के मुताबिक मंजूर काका अपनी गैर कानूनी कमाई को छुपाने के लिए हर हफ्ते दुबई जाता, दूसरे मुमालिक में उसे ट्रांसफर करता। ये तक इल्जाम लगा कि इसके अलावा मुलजिम ने गैर मुल्की दौरे पर मुल्की खजाने से लाखों रुपए खर्च किए। और यह भी इल्जाम लगा कि क्योंकि ये कनाडा जाता रहा और कनाडा और पाकिस्तान में फर्क है वक्त का, और जब कनाडा में रात होती है तो पाकिस्तान में सुबह होती है, जब वहां सुबह होती है तो पाकिस्तान में रात होती है। इसलिए अक्सर ये भी हुआ कि इसके डिपार्टमेंट में रातों को भी काम होता था क्योंकि ये वहां से ऑपरेट करता था, जबकि कनाडा में दिन होता था। मंजूर काका गुज़िश्ता साल नैब की जानिब से इंक्वायरी शुरू होने की खबरें मंजर आम पर आने के बाद 3 माह की छुट्टी लेकर कनाडा फरार हो गया और अब तक लौट कर नहीं आया। बाद में मंजूर काका के फरार होने पर सिंध हुकूमत और नैब में तनाज़ा भी पैदा हुआ, जिसको वाज़े तौर पर सिंध हुकूमत अगर मंजूर काका का नाम लेकर नहीं कहती थी तो नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद इख्तिलाफ करती थी। नैब ने सिंध हुकूमत पर मुलजिम को फरार कराने का इल्जाम लगाया, जबकि सिंध हुकूमत ने मंजूर काका के फरार की जिम्मेदारी नैब पर डाल दी। अब मुलजिम के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। नैब ने मुलजिम को वतन वापस लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी से। सनोविया, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा क्या तफसीलात है इस खबर के हवाले से कि नैब ने अप्रोच किया है इसको पाकिस्तान लाने के लिए? जी शाहजेब, बिल्कुल अगर हम बात करें कि गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा, जायदाद की खरीदो फरोख्त और 8 साल तक जाली पासपोर्ट पर कनाडा का सफ़र करना, बल्कि सिर्फ यही नहीं बल्कि करप्शन के दीगर कई इल्ज़ामात में मुलव्वस मंजूर कादर की रेड वारंट के लिए जब नैब सन की जानिब से चेयरमैन नैब को एक खत लिखा गया और उनसे इजाज़त मांगी गई है। नैब ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि चेयरमैन नैब से इस बात की इजाज़त मांगी गई है कि मंजूर कादर को कनाडा से वतन वापस लाया जाए। और जिन शवाहिद पर मबनी जो तहकीकाती रिपोर्ट जो इनके मंजूर कादर के खिलाफ बनाई गई थी उसके मुताबिक अगर हम इनके हिस्ट्री पे बात करें तो ये बताया जा रहा है कि मंजूर कादर ने जब वो 8 साल तक कनाडा का सफ़र जो है वो जाली पासपोर्ट पर किया, जिसके बाद वो 36 माह तक कनाडा में मुकीम रहे और इस दौरान वो सरकार से तनख्वाह भी वसूल करते रहे। अगर हम कराची में इनके मनसूबों की बात करें तो ये बताया जाता है उनके बारे में कि कराची में कोई भी किसी भी मनसूबे की मंजूरी वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लेकर देते थे। और अगर हम क्लिफ्टन की बात करें तो क्लिफ्टन ब्लॉक 3 में 7 अरब मालियत की कुछ शाहराहें और गलियां ऐसी थी जिनके स्टेटस तब्दील कर दिए गए और इन सारे कामों से जो गैर कानूनी तरीके से जो कमाया गया पैसा था वो उन्होंने अमेरिका और कनाडा में भेजा है। इसी तरह ही मंजूर कादर के जो है वो मर्ग में मुलव्वस होने के भी इल्जाम उन पे साबित हुआ है। जी बहुत शुक्रिया सनोविया, हमें इस हवाले से तफसीलात बता रही थी। अहम डेवलपमेंट है, ये शख्स पाकिस्तान आता है तो कैसे करप्शन की किस किस से इसके रवाबित हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात सामने आ सकती हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट हो सकती है और देखना होगा कि इसको वापस लाने की और इसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए किस हद तक मुखालफत सामने आती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मुजव्वज़ा निजकारी पर सामने आने वाली मुखालफत अब बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है। PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन और अपोजिशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जाता रहा, लेकिन अब यह एहतजाज हड़ताल की जानिब बढ़ रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी PIA ने हुकूमती फैसले के खिलाफ PIA के हेड ऑफिस की तालाबंदी का फैसला कर लिया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान ने कल से मुल्क में PIA के बुकिंग समेत तमाम दफ्तर बंद करने का ऐलान किया है और ये भी कहा है, और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं कैप्टन सुहेल बलोच ने हुकूमत और मैनेजमेंट को PIA की बदहाली का जिम्मेदार करार देते हुए खबरदार किया है कि मुतालबात ना माने गए तो 2 फरवरी को PIA के फिजाई ऑपरेशंस भी बंद कर दिए जाएंगे। मुतासिर कौन होगा? अवाम। अगर फिजाई ऑपरेशंस बंद होते हैं नुकसान किसका होगा? PIA का। साथ में आज उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हुकूमत हमें एक मौका दे, हम PIA को बहाल करेंगे, चला के दिखाएंगे, ना चला सके तो फिर हुकूमत बेशक प्राइवेटाइज कर दे। इस वक्त हमारे साथ सुहेल बलोच साहब मौजूद हैं। सुहेल बलोच साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। 350 अरब रुपए का खसारा है, ओवर स्टाफिंग है PIA में, सारी दुनिया की इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा जहाजों की कमी है और पैसे हैं नहीं, और 3.5 अरब रुपए का तो सिर्फ डेट सर्विसिंग करती है PIA। आप कह रहे हैं कि आप चलाएंगे, हुकूमत आपको दे दे, कैसे चलाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा हुआ जो पिछले तजुर्बात से नजर आता है और जो हमने देखा है वो यही होता है कि प्रोमिसेस बहुत सारे होते हैं, एंड में इस तरीके से नहीं होता और डाउन साइजिंग भी होती है। जो हमारे एम्प्लॉइज डिफरेंट कंपनीज के थे उनको भी प्रॉब्लम हुआ, हमें भी नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप ये देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली 8+ बिलियन रुपीस जनरेट कर रही है PIA एवरी मंथ अब नाउ। सो अगर हम ये इतना अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, अपने टैक्सेस को दे सकते हैं, अपने डेट्स को दे सकते हैं,
तो हम किसी पे इस तरीके इतना बोझ नहीं है जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम 3-3.5 अरब रुपए, ऐसा एक परसेप्शन दिया गया है आम पब्लिक को कि पीआईए शायद 3-3.5 अरब रुपए हर महीने गवर्नमेंट से लेके अपने ऊपर लगा रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, मगर खसारे ऐसे ही हुए ना कि डेट सर्विसिंग करने के लिए लगा रहा है। मगर आप मुझे ये बताइए कि फिर मुझे कोई मिसाल दीजिए। आप प्राइवेटाइज होने की बात आती है, रिफॉर्म की बात होती है, आप कहते हैं ऑफिस बंद कर देंगे। एक मिसाल दीजिए कि आप लोगों की तरफ से इस बात पर पिछले कई सालों में एहतजाज किया गया हो कि ये जो सियासी भर्तियां पीआईए में हो रही हैं, पीआईए को डुबो देंगी, इसलिए हम स्ट्राइक का ऐलान करते हैं। ये जो पीआईए की मिसमैनेजमेंट हो रही है, ये पीआईए को डुबो देगी, इसलिए हम हड़ताल का ऐलान करते हैं। ये जो मेरिट के खिलाफ लोग आ रहे हैं, इसके खिलाफ तो आपने आज तक नहीं कहा कि आप पीआईए बंद कर देंगे। जब पीआईए को रिफॉर्म किया, प्राइवेटाइज करने की बात आती है आपकी तरफ से, ये बातें आ जाती हैं सामने। नहीं, देखें ये वाली बात नहीं है। हमने ये लास्ट ईयर भी किया था, बल्कि लास्ट ईयर जॉइंट एक्शन कमेटी के फोरम से मैंने और जो उस वक्त हमारे कन्वीनर थे जाकिर फारूक साहब, हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेटर चेयरमैन साहब को लिखा था और उसकी पादाश में हमें डिसमिसल का शो कॉज मिला और हमें कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो आवाज उठाने का मतलब है शो कॉज मिल जाता है और वो कहते हैं जी आप इनको तो फारिग करें, ये खामखा में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बड़ू साहब, आप कहना आप चलाएंगे कैसे? आप तो वैसे ही एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये बताएं ना कि आपने कभी हुकूमत को एक फ्रेमवर्क दिया हो कि ये पीआईए ऐसे चलेगा, ये 2000 मुलाजमीन है, इनको फारिग करना पड़ेगा क्योंकि ये आते नहीं है, घोस्ट हैं, ये सियासी भर्ती है, ये इन 4000 मुलाजमीन की इनको निकालना पड़ेगा। ये तो आपने कभी किया नहीं। आप करेंगे कैसे? अगर आपके हवाले कर दिया जाए पीआईए को, आप कैसे करेंगे? आप तो रिप्रेजेंट इन मुलाजमीन को करते हैं, आप कैसे निकालेंगे, कैसे डाउनसाइजिंग करेंगे, कैसे मामला ठीक करेंगे? जी, हम ये कह रहे हैं कि जाहिर है गवर्नेंस और मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट की होगी, हमारी नहीं होगी। लेकिन हम उनके साथ, आप अगर हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें तो हम आपको बता सकते हैं कि कहां चोरी हो रही है, कहां प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं। वे फॉरवर्ड कमेटी में एक फ्लाइट टेक ऑफ की फ्रॉम लाहौर टू मस्कत एंड उसके ऊपर 220 खाने लोड किए गए और जबकि पैसेंजर से 63। हमें उसी वक्त सीनियर पर्सन साहब ने एसएमएस किया और हमने कंसर्न अथॉरिटीज को बताया कि ये आप देखें ये पैसा जाया हो रहा है। या फॉर एग्जांपल हमारी कोई 2600 पानी की बोतलें आई लाहौर जाने के लिए और वो गलती से जहाज पे रह गई और वो चली गई टोरंटो और फिर वापस भी आई, मतलब 2.6 टन। इसकी वजह से कितना चला? अब फ्यूल के लिए कह रहे हैं बड़ा नुकसान हुआ, उस पर अपना एहतजाज बताइएगा। कितना आपने एहतजाज किया, कितनी धमकियां दी पीआईए को बंद करने की, फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने की, कितना एहतजाज किया आपने उस पर? नहीं, आज स्ट्रॉन्ग स्टैंड इसलिए लिया कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से कमिटमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, 26% शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। फिर एक ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस चला गया, फिर एक बिल आ गया और हमें यह कहा गया कि जब बिल आएगा तो हम पहले आपको बुलाएंगे, पहले आपसे कंसल्ट करेंगे, पहले रिवाइवल प्लान लेंगे आपसे एंड वी वुड लाइक टू पुट ऑल द एम्प्लॉइज ऑन बोर्ड। ये नहीं किया गया और बिल भी पास हो गया। तो अब ये इस सारी चीजों से यही नजर आता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी में एंड दे रियली वांट टू डू इट एएसएपी। और सर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि ये सारा का सारा ऑन बोर्ड लिया जाता। स्टील मिल बंद है आज, स्टील मिल के एम्प्लॉइज को नहीं मिलते पैसे, तनख्वाहें नहीं मिलती, सड़कों पर आते नहीं मिलती। आप क्या चाहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी तरफ से हमने गो स्लो की पॉलिसी देखी, बाय द बुक चलने की पॉलिसी देखी, फ्लाइट्स लेट होती हैं, हड़तालें देखी, नहीं देखा तो पीआईए की बेहतरी के लिए कभी हमने नहीं देखे आपके एहतजाज। आप क्या स्टील मिल की तरह बंद कराना चाहते हैं पीआईए को? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देखिएगा, एयरलाइन खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी अगर आप अपनी एविएशन पॉलिसी को रिवाइव करेंगे। एविएशन पॉलिसी, आई एम सो सॉरी, ऐसे लगता है कि मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस के फेवर में बनाई गई है, उनके लिए बनी है, हमारे लिए नहीं बनी। नेशनल एयरलाइंस के लिए ना एयर ब्लू, ना शाहीन, ना पीआईए। ये इन चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है। हमने यही चीजें डिमांड्स में रखी हैं कि आप इन चीजों को रिव्यू करेंगे, एयरलाइन अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी। बहुत चल है, एक एसेट है। ये नुक्ता आपका ठीक है कि इस वाले नुक्ते पर बाकायदा बहस हो सकती है कि मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस इतनी सारी उड़ती हैं और ये सारा का सारा मामला है, मगर उनके वो इतनी सारी उड़ती हैं, पीआईए की कम फ्लाइट्स होती हैं और जो मुख्तलिफ डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो फिर भी 5-5, 6-6 घंटे जब लेट उड़ती हैं, उनके फ्लाइट ऑपरेशन टाइम पर नहीं होते, उनके मसाइल होते हैं। तो जितनी उड़ रही हैं उसके मामला तो अच्छे हुए नहीं है, उनके मामला अच्छे पहले होते तो आप ये आवाज उठा रहे होते। आपका नुक्ता गलत नहीं है, मगर पहले कौन से ऑपरेशन ठीक है पीआईए? मैं इसका शाहजेब आपको जवाब देता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले साल एक पायलट्स की बाय द बुक एक
हुआ था जिसमें फ्लाइट्स डिले हुई थी काफी सारी, एंड उसमें जो नजर आया था वो ये आया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्शन लेना पड़ा था कि जो हमारी मुल्की डोमेस्टिक निजी एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने फेयर इंटू 3 बढ़ा दिए थे। अच्छा, अभी एट द मोमेंट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं उनके किराए कम हैं, हमारे किराए ज्यादा हैं, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको सब्सिडीज मिलती हैं। लेकिन जिस दिन ये एयरलाइन बंद हुई उसके बाद देखिएगा उनके किराए कहां जाते हैं आप। ये सब्सिडी तो पीआईए लेता है, सब्सिडाइज होता है मुख्तलिफ लॉसेस की वजह से, उनकी बैलेंस शीट सपोर्ट करती है। आप कह रहे हैं कि उन्हें सब्सिडीज मिलती हैं। एमिरेट्स का $1 अरब से ऊपर का मुनाफा है, इत्तेहाद का कोई $300 मिलियन से ऊपर का मुनाफा है, कतर एयरलाइंस का इतना बड़ा मुनाफा है। ये सारी मुनाफा बख्श एयरलाइंस हैं, इनकी बैलेंस शीट सपोर्ट करती है कि वो पैकेजेस ऑफर करें, अमेरिका तक के ऑफर करें, उनकी बैलेंस शीट सपोर्ट करती है कि वो कम किराया ऑफर कर सकते हैं। पीआई की तो बैलेंस शीट का ही हाल बुरा है। नहीं, हमारा हाल ये इसलिए हुआ है कि हमने ये कमा तो हमसे रहे। अब एमिरेट्स अगर 7 फ्लाइट्स अ वीक लेके कराची आ रही है और हम कह रहे हैं कराची में ट्रैफिक नहीं है, और 49 फ्लाइट्स जो हो जाती हैं वीक, 7 फ्लाइट्स अ डे, आई एम सॉरी 49 फ्लाइट्स अ वीक, आप इनका सिर्फ हमने हिसाब किया था तो आप इन फ्लाइटों से वो मोर देन 54 बिलियन PKR बनाते हैं पर एनम। आप इससे अंदाजा कीजिए कि जो हमने 393 फ्लाइट्स दी हुई हैं, एविएशन इंडस्ट्री में कितनी जान है, कितना जोर है कि 3000 से अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3000 बिलियन रेवेन्यू जनरेट होता है पर एनम। मतलब ये नुक्ता आपका अहम है, मगर ये नुक्ता उस वक्त अहम है ना जब आपके पास फ्लीट हो, आपके पास जहाज हो। अगर ये प्राइवेटाइज होती है, एक प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर आता है जिसको हुकूमत कह रही है प्राइवेटाइज नहीं है, 26% स्टेक की ट्रांसफर है, इन्वेस्टर आता है, पैसा लगाता है, जहाज लाता है, फ्लीट आपके पास बड़ा होता है, तब आप क्लेम करेंगे ना कि आपके पास ज्यादा जहाज ले जाने की गुंजाइश है, इसलिए इनके साथ एविएशन पॉलिसी को बदलने की जरूरत है, और उससे फिर आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जो सरप्लस है, उनकी भी खपत हो जाएगी। अगर ज्यादा फ्लीट ऑपरेशंस होंगे, ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। देखिए बात सारी ये है कि फ्लीट तो अभी आपने ऑलरेडी बढ़ा लिया, आपके पास 16 और 18 से 38 जहाज हो गए। वी आर गेटिंग दी एयरक्राफ्ट, जहाज आ रहे हैं हमारे पास, और जब जहाज आ रहे हैं और हमारी सीट कैपेसिटी बढ़ चुकी है और वी आर लाइक हम टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंच गए हैं, उस वक्त अगर ये डिसीजन लिया जा रहा है, या तो ये जहाज भी नहीं लिए जाते, एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं डाला जाता गवर्नमेंट पे, एयरलाइन पे, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन। और सब बहुत शुक्रिया, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे इस हवाले से। कुछ आम सवालात थे जो हमने इस सामने रखे हैं। हुकूमत ने बहरहाल फैसला करना है कि वो अपनी पॉलिसी पर या तो पीआईए को बेहतर बनाने पर किस हद तक खड़ी रहती है। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा एक अहम मामले का जो 5 साल पहले लगता था कि सारे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। सारे खित्ते में जमहूरियत आने जा रही है मिडिल ईस्ट में, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ उस पर बात करेंगे एक ब्रेक में। बात करेंगे कि ऐसे मुल्क की जो आमरीत की गोद से निकलकर जमहूरियत की तरफ बढ़ा, मगर जल्द ही आमरीत ने इसे फिर गोद ले लिया। आवाम सड़कों पर निकले, कई दिनों तक सड़क पर ही डेरे जमाए, और फिर 30 साल से इक्तिदार से चिमटे हुए आमिर हुस्ने मुबारक को इक्तिदार से बाहर निकाल दिया। और आज मिस्र में अवामी एहतजाज को 5 बरस मुकम्मल हो गए हैं। आज के दिन मुल्क एक आमिर से दूसरी आमिर की गोद में चला गया, अवाम को कुछ नहीं मिला। जनवरी 2011 को ट्यूनिस में मोहम्मद बू अजीज की नामी नौजवान की खुदसोजी के बाद एक लहर उठी और बू अजीजी ने इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। उसने पूरी अरब दुनिया को इस तरह लपेट में लिया कि हर जगह इसी की बातें होने लगी। बरसों से इक्तिदार पर काबिज हुक्मरानों के तख्त उलट दिए गए। ट्यूनिस में 23 बरस से इक्तिदार पर काबिज हुक्मरान सैयद हुक्मरान सदर ज़ैनुल आबदीन का सूरज गुरूब हुआ। लीबिया में 40 बरस से हुक्मरानी करने वाले मोअम्मर कज़्ज़ाफ़ी का तख्ता भी उलट दिया गया। मिस्र में हुस्ने मुबारक का 30 साल पुराना इक़्तिदार अवामी एहतजाज न सह सका। शाम, बहरैन, उर्दन और यमन में भी अवामी एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ, लेकिन यहाँ तब्दीली के बजाय हुक्मरानों की हट दर्मी की वजह से खाना जंगी शुरू हो गई। अरब दुनिया में अवामी एहतजाज की इस लहर को अरब स्प्रिंग यानी अरब बहार का नाम दिया गया। दुनिया भर में तबसरे तज्जिए हुए कि अवाम जो हैं अरब दुनिया के, वो करवट ले रहे हैं। बरसों से इक़्तिदार में रहने वाले बादशाहों, हुक्मरानों और आमरों की हुकूमत अवामी एहतजाज की लपेट में आ जाएगी। सऊदी अरब ने अवाम को नवाजना शुरू कर दिया इस खतरे के पेश नज़र, और सऊदी अरब ही नहीं, कतर और बहरैन ने खजानों का मुंह खोल दिया। लेकिन आज 5 साल बाद मंजरनामा तज्जियों और तबसरों के बरखिलाफ दिखाई देता है। ट्यूनिस हो या मिस्र, लीबिया हो या शाम, यमन हो या बहरैन, तब्दीली का नारा पिट गया।
ट्यूनिस में जमहूरियत किसी ना किसी शक्ल में दिखाई दे रही है, लेकिन मिस्र एक आमरीत से दूसरी आमरीत की गोद में चला गया है। लीबिया और शाम बदतरीन खाना जंगी की लपेट में है। यमन और बहरीन में सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, और आज से ठीक 5 साल पहले मिस्र में अवाम सड़कों पर निकले थे। अवामी बेदारी और एहतजाज मुनज़्ज़म करने में सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। मिस्र का तारीखी तहरीर स्क्वायर एहतजाज, जश्न, फिर एहतजाज और फिर जश्न की अलामत बना रहा, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। पच्चीस जनवरी 2011 को मिस्र में सदर हुस्ने मुबारक के खिलाफ पहला एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ, जिसको आज 5 साल हो गए। फिर इसके बाद तो जैसे अवाम फट पड़े, हजारों की तादाद में उसने मुबारक इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई, लेकिन एहतजाज का सिलसिला न थमा। तहरीर स्क्वायर पर मुजाहिरीन ने धरना दे दिया, वहीं पर डेरा जमा लिया, कैंप लगा लिए। 1 फरवरी को मिस्र के बड़े शहरों में इंसानों का समंदर उमड़ आया, जिसको सारे दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया। उसने मुबारक तमाम हरबे आजमाने के बाद अवामी एहतजाज के सामने ठहर ना सके और 11 फरवरी 2011 को मुस्ताफी हो गए, जिसकी फुटेज भी आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसने मुबारक के बाद फौजी सरबराह मोहम्मद हुसैन तनातवी ने इक़्तिदार संभाल लिया और 13 फरवरी को मुल्क का आइन मुअत्तल करके पार्लियामेंट को तहलील कर दिया। उसने मुबारक के इक़्तिदार से अलग होते ही तहरीर स्क्वायर में जश्न शुरू हो गया, और ऐसा जश्न का समा बना कि 19 मार्च 2011 को मुल्क में आइनी रेफरेंडम हुआ, और फिर आइन साजी के बाद 28 नवंबर 2011 को मुल्क भर में पार्लिमानी इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में इस्लाम पसंद जमात इख्वानुल मुस्लिमून को अक्सरियत हासिल हुई, और इख्वानुल मुस्लिमून से ताल्लुक़ रखने वाली मोहम्मद मुर्सी की जमात 24 जून 2012 को इक़्तिदार में आई और वो मिस्र के पहले मुंतखब सदर बन गए। मोहम्मद मुर्सी की कामयाबी के बाद एक बार फिर तहरीर स्क्वायर आबाद हुआ और मोहम्मद मुर्सी के हामियों ने कामयाबी का जश्न मनाया। और सिर्फ मिस्रियों ने ही नहीं, खित्ते के अवाम ने जमहूरियत से उम्मीदें जोड़ ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद मुर्सी के हामियों ने ये खुशी चंद माह में ही, उनकी जो खुशी थी वो गम में बदल गई, और मिस्री सदर पर इल्ज़ाम लगा कि वह इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। वो मुल्क में सख्त इस्लामी कवानीन राइज करना चाहते हैं। तब्दीली के एक ही साल बाद एक बार फिर से मुजाहिरीन मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए, और गेम ओवर मुबारक का नारा कुछ ही माह बाद गेम ओवर मुर्सी में तब्दील हो गया, और एक बार फिर से तहरीर स्क्वायर आबाद हो गया, मगर इस दफ़ा जमहूरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की सूरत में। मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ मुखालफीन ने तहरीर स्क्वायर पर एहतजाज को मुनज़्ज़म करना शुरू किया, तो 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद 3 जुलाई 2013 को मिस्र के तारीख में पहली मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को फौज ने इक़्तिदार से अलग कर दिया, जो भी सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया। एक बार फिर तहरीर स्क्वायर में जश्न मनाया गया, लेकिन जमहूरियत के हक में नहीं, मुर्सी के मुखालफीन ने जश्न मनाया। जमहूरियत का ख्वाब जो तहरीर स्क्वायर पर जमा होने वाले हजारों मुजाहिरीन ने, लाखों मुजाहिरीन ने, मिस्री नौजवानों ने देखा था, वो पूरा ना हो सका। मिस्र में जमहूरियत अपने सफर के आगाज में ही लड़खड़ा गई और ऐवान सदर से मोहम्मद मुर्सी को जेल पहुंचा दिया गया। मुल्क एक बार फिर मुजाहिरीन की लपेट में आ गया। हजारों की तादाद में मोहम्मद मुर्सी के हामियों ने कायरा के राबिया स्क्वायर पर एहतजाज शुरू कर दिया, तो तहरीर स्क्वायर पर फौज के हामी और राबिया स्क्वायर पर मोहम्मद मुर्सी के हामियों ने धरना दे दिया। मुख्तलिफ शहरों में तसादुम की खबरें सामने आईं, और इस एहतजाजी तहरीक का सबसे इंसानियत सोज वाक़या अगस्त 2013 को पेश आया, जब राबिया स्क्वायर पर साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों पर फौज ने चढ़ाई कर दी, और इस खूनी कार्रवाई में एक अंदाजे के मुताबिक 817 मुजाहिरीन मारे गए और हज़ारों जख्मी हुए। मई 2014 को जनरल सीसी ने मिस्र के नए सदर के लिए अनाउंसमेंट कर दी और हल्फ उठा लिया कि वो इलेक्ट हो गए हैं, और मिस्र को एक बार फिर से वहीं पहुंचा दिया गया जहां 25 जनवरी 2011 के अवामी इनकलाब में पहुंचाया गया था। और उसके बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला शुरू हुआ। फोर्सेस ने 40,000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया। बड़े पैमाने पर रियासती जबरो तशद्दुद की शिकायत सामने आई, और सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद में 2500 अफराद मारे गए। तो एहतजाज का जो सिलसिला था वो भी खत्म हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में जबरी गुमशुदगियों की 300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। अदालतों ने बड़े पैमाने पर सजाए मौत सुनाई, हत्ता कि एक पुलिस एहलकार के कत्ल के इल्जाम में 529 अफराद को सजा दे दी गई। मिस्र में तब्दीली आकर भी ना आ सकी, और मिस्री एक बार फिर से पाबंदियों की जद में आ गए। जमहूरियत की गाड़ी एक साल भी न चल सकी, और जमहूरियत के समरात के लिए ज़रूरी है
कि जमहूरियत को और जमहूरियत के इदारों को पनपने दिया जाए, उन्हें चलने दिया जाए, ताकि जमहूरियत अपने असरात दिखा सके। मिस्र में ऐसा ना हो सका जिसकी मिसाल आप देख रहे हैं, और दूसरे इलाकों में मिस्र की मिसाल लेते हुए अवाम फिर बाहर ही ना निकले। मामला आगे बढ़ा ही नहीं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं लाल मस्जिद का, जिसके हवाले से खबर आई और हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद ने रिपोर्ट किया कि आला ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद की मुकामी इंतजामिया और पुलिस ने लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज से मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों का मकसद है कि मौलाना अब्दुल अजीज को कायल किया जाए कि वो थाने में जो दर्ज उनके खिलाफ मुकदमा है इसके हवाले से अदालत जाएं और अपनी बेल कराएं, मगर मौलाना अब्दुल अजीज इसके लिए भी राजी ना हुए और अब तक राजी नहीं है। इस वक्त एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसकी तफसीलात पूछते हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, अब्दुल अजीज क्यों नहीं कायल हो रहे और क्यों जरूरत पेश आई उन्हें कायल करने की, और वजारत दाखिला क्या चाहती है और मौलाना अब्दुल अजीज थाने में दर्ज अपने मुकदमात में जमानत कराने से क्यों परहेज कर रहे हैं? जी, बुनियादी तौर पर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की सरबराही में वजारत दाखिला इस सारे मामले को कानूनी से ज़्यादा सियासी अंदाज से निमट रही है, और जो हुकूमत है, वज़ीर दाखिला चाहते हैं कि जो राइट विंग का तो जो तबका है, मजहबी जो तबका है और बिलखसूस लाल मस्जिद का जो तबका है, वो हुकूमत के ऊपर उस तरह से इल्ज़ामात ना आयद करे, उस तरह से तनकीद ना करे जिस तरह के माजी में बाज़ हुकूमतों पर ये जो लाल मस्जिद है और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो तनकीद करते रहे हैं। इसलिए वो उसे सियासी अंदाज में ज्यादा तरीके से देख रहे हैं, ना कि कानूनी अंदाज में। मौलाना अब्दुल अजीज जो हैं उनको भी हमारी इतलात के मुताबिक जो निसार अली खान पर पूरा एतमाद है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक मौलाना अब्दुल अजीज सिर्फ इस बात से डरे हुए हैं कि उनका ख्याल है कि बाज़ जो रियासती इदारे हैं वो उन्हें जब वो जमानत के लिए जाएंगे तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कानून के तहत हिरासत में ले सकते हैं। तो मौलाना अब्दुल अजीज के जो जहन में डर है वो रियासती इदारों का है, जबकि जो हुकूमत है वो चाह रही है कानूनी से ज्यादा सियासी अंदाज से निपटा जाए। बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि मौलाना अब्दुल अजीज जाते हैं या नहीं जाते वजारत दाखिला की ख्वाहिश के मुताबिक अपने मुकदमे में जमानत करने, जिसका वजारत दाखिला कह सके कि उन्होंने जमानत करा ली है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।